टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म की जैसी बात आती है तो कालबेलिया नृत्य और नृत्यांगना है। एक पोस्टर बॉय गर्ल के रूप में यहाँ दिखते हैं और गुलाबों को पद्मश्री मिलने से इस पर और मोहर लगी है। जब से 10-11 साल की थी तब से ही डांस कर रही हूँ। हमारा कल्चर ही यही है, शुरू से यही किया है और शुरू से पहले सब ऐसे ही शादी ब्याह में करते थे, फिर आजकल ये सब स्टेज शो वगैरह होने लग गए इसके। पेरिस, दुबई वगैरह, मस्कत, बैंकॉक, अमेरिका सब जगह किया है। यूनेस्को ने हाल के वर्षों में इसको अपना जो एक लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज यानी जो अमूर्त स्पर्श कला है उसमें इसको दर्जा दिया है। तो एक संरक्षण विश्वव्यापी इसका बना है। ऐसा ये मानते हैं कि अपने आप को गुरु गोरखनाथ से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। गुरु गोरखनाथ हैं, गुरु मच्छंदरनाथ हैं, गुरु कनीपानाथ हैं और कालांतर में इनके दो तरीके से समुदाय में ये बट गए। एक समुदाय है जो गुरु जो कान फटा पहनते हैं और मोटा, तो गुरु कनीपानाथ के वो मानते हैं अपने आप को। हम काल को बेल लिया, गले लिया। काल होता है, देखो फिर किसका काम कोई नहीं करता है। हमारा जो गुरु था वो गुरु परीक्षा ली थी चेलू की, तो भाई ये है, ये कार मानता हूं मैं, एक ये कार है, ये कार में ये सर्प छोड़ा हूं। अब सर्प को कौन बस में कर सकता है? तो सर्प तो काल जेर है, तो फिर हमारा जो गुरु था वो इसको बस में कर, काल को बस में करने से फिर हमारा समाज वो कालबेलिया हो गया। मानव शास्त्रियों का मानना है और वो शायद इनका प्रमाणिक इतिहास भी है, वो ये है कि ये वो समुदाय है जो किसी दौर में, मूलतः तो सारा मनुष्य समुदाय ही खानाबदोश रहा है, एक ज़माने में इधर से उधर भटकता रहा है। हमारी राजस्थान में सदियों से रह रहे हैं हम। हमारा तो यहाँ परदादा से दूसरा दादा, इतना तो देखो, हमारे विस टाइम क्या इतने हम पढ़े लिखे भी नहीं थे। हमारे दादे परदादे कौन थे पढ़े लिखे विस टाइम? इसलिए कोई हमारे इतिहास की कोई किताब तो है नहीं हमारे पास। जो समाज आगे बढ़ गए, पढ़ना लिखना सीख ले, उन्होंने अपना इतिहास लिख लिया। जो ताकतवर थे उन्होंने अपना इतिहास लिखवा लिया। कालबेलिया समाज ऐसा है कि जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। क्योंकि कालबेलिया नृत्य करते थे और जोगी गाते थे, मूलतः दोनों एक ही समाज के हिस्सा थे। तो एक समय के बाद में गाने वाले कुछ राजाओं की वंशावली गाई, कुछ राजाओं के आसपास आए, है ना, तो वो लोग ज़्यादा थोड़े से उनको
समृद्ध हो गए, उनको कुछ ज़मीनें दे दी राजाओं ने, वहाँ वो कुछ भस गए और वो उस समृद्धि को आधार मानकर हमारी सरकारों ने उनको ओबीसी में रख दिया और इनको अनुसूचित जाति में रख दिया। जाति क्या, जाति तो यहाँ आके मनाते हैं, एक रास्ते से आते हैं, एक रास्ते से जाते हैं। आज प्रधानमंत्री है, मान लो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी वही रास्ते से आया है और इसी रास्ते से जाएगा। ये तो योग है, भक्ति योग, राजयोग, जो मुकद्दर में लिखा होता है उसको मिल जाता है। आज की तारीख में मैं इनके देखता हूँ 3 मूल समस्याओं के साथ है। इनका क्रॉनिक पॉवर्टी है, एक्सक्लूजन है, डिस्क्रिमिनेशन है और आइडेंटिटी, आपकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और पहचान के लिए आपका स्थायित्व होना ज़रूरी है और स्थायित्व के लिए आपको कहीं रहना ज़रूरी है। क्योंकि जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उनके पास संपत्ति हो गई, फिर आदिवासी जंगल में रहे, उन्होंने जंगल को अपनी संपत्ति माना, उसी से अपना जीवन गुजारा। तो ये समाज है, ये जंगल और आधुनिक जो सभ्य कहा जाने वाला समाज है ना, उसके बीच यात्रा करता रहा है ना। आज की तारीख में पहचान के लिए मैं पहले कह रहा हूँ कि संस्कार में आपका पहचान के लिए ये जरूरी है कि आप रहते कहाँ हैं। बाबूजी पहले फिरा करे थे, हम पहले फिर के गधे रखे, गधे गांव फिरते, गांव फिर के और गांव में मांग के लाते। 2 दिन यहाँ रह गए, 4 दिन वहाँ रह गए, 10 दिन वहाँ रह गए, तो वैसे हम फिरा करे थे। वो फिरना छोड़ के हम बसने लग गए, बैठने लग गए, तो भी सरकार हमारे को नहीं बसने देती है, नहीं रहने देती है। थोड़ा बहुत बनाते हैं, कुछ आड़ का, झोपड़ी का है, मकान का है, बिस्कू भी सरकार फोड़ने को चालू हो जाती है, बिस्कू फोड़ने को चालू हो जाती है। आज इस गांव में है, कल उस गांव में है, लगातार भटकते रहे। और हमारे देश की नागरिकता की यही मूलभूत समस्या है कि हम नागरिक उसी को मानेंगे जो एक जगह स्थायी होकर रहेगा, है ना। तो हमने अपनी नागरिकता की अवधारणा में मान लिया है कि हम नागरिक वही होगा जिसका एक घर होगा, है ना, जिसका कागजी रिकॉर्ड होगा, उसका नहीं तो उसका बाप का नाम होगा, जिसकी अपनी ज़मीन होगी, ज़मीन भी ना होगी उसकी, मतलब उसकी माँ या बाप में से कोई भारतीय नागरिक हो, है ना। जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हम रहना चाहते हैं, वहाँ भी हम कुछ और भी कोई कच्चा पक्का मकान बांधना चाहते हैं, पर जो बांधते हैं मकान, बिस्कू भी सरकार कहती है उठो, कौन कहती है तुम्हारे को आने को यहाँ, कम तुम्हारे कितने दिन हुए, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, ये सालों में मकान फोड़ देंगे, ये जैसे भी ले आएंगे, ये वो कर देंगे, तो भी हमारे से चक नहीं है, तो भी हमारे से कोई शांति नहीं मिली है, अभी तक शांति नहीं मिली है। इतने हम गरीब लोग हैं और इतनी हमारी ये गिरी हुई जाति है, गिरी हुई जाति, किसको क्या करें, हमारे को तो ऐसे कह दिया कि चलो यहाँ से। रहने के लिए ज़मीन तो छोड़ दीजिए, जिंदा रहने के लिए जो बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई जफ़र कुए यार में, तो ये स्थिति इनके सामने है। बहुत बार भीलवाड़ा में, राजसमंद में हम लोगों ने देखा है कि इनको कब्र के लिए ज़मीन नहीं है। इन्होंने घर में कब्रें बना रखी, हर घर में कब्रें, घर से निकलते ही, घर कच्चे हैं, कब्र पक्की है, एक छपरेल में रहते हैं हर जगह और सामने कब्र है। आप जिस घर में सामने जाते ही कब्र हो, अगर किसी हिंदू परिवार को भी माने तो आदमी देखते ही एक बार सहम जाएगा। हर घर में कब्र, मैं जहाँ भी गया वहीं पे ऐसा नजर। हम कोई मृत्यु हो जाती है सर, हम फिर ये मरने से पहले ये देखते हैं कि हम इसको दफनाएं कहाँ, हम ये कहते कि हम इसको दफनाएं कहाँ, जगह नहीं है हमारे पास। आज हम यहाँ रह रहे हैं, कोई हमारी मौत हो गई तो सर ये हम घर में दफनाते हैं। घर में क्यों? कोई जगह नहीं तो कहाँ दफनेंगे, जगह नहीं है हमारे पास। तो शहर में क्यों नहीं? शहर में हमारे को दूसरे जगह नहीं देते, दफना नहीं देते मुसलमानों में। बस हम हमारी लाश को हम ले जाएंगे दूसरी जगह, तो मत तो कहेंगे, वो तो कह देंगे कल वेली हो भागो यहाँ से। आप किसी शमशान पे देख लो, जयपुर स्टेट कैपिटल है, आपको जाते ही लगेगा वहाँ नेम प्लेटें लगी हुई है एक एक शमशान पे कि ये वैष्णव, ये अग्रवाल, ये माहेश्वरी, ये पारीक, ये तिवाड़ी, उपजातियों तक। उसमें आपको कालबेलिया या ऐसे वर्गों का कोई नेम प्लेट नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे केसेज आए हैं कि दफनाए हुए ये रात बिरात, है ना, सार्वजनिक ज़मीन पे बहुत दूर जंगल में कहीं
लाश को दफना दिया, तो इनको वापस निकाल के गांव वालों ने इकट्ठा होकर वो लाश इनसे निकलवाई और वहाँ से इनको खदेड़ा गया। हुकूमत इनको सुनती नहीं है, क्योंकि जैसा आपका सामाजिक रुतबा होता है उसी हिसाब से आपकी सुनवाई होती है। तो इनके लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है सरकारी तौर पे जो इससे निजात दिला सके। कई बार ये मांग कर चुके हैं बाकी दलितों के साथ में कि आखिर उनके लिए कोई जगह ऐसी हो जहाँ ये दफन हो सके। असपर हो गया बड़ा, किसी घर में सांप घुस गया तो हमारे तो पकड़ने ले जाएगा, हम तो पकड़ के लेकर आएंगे। विश्व पाबंदी क्यों है? क्यों हमारी रिजु रोटी पे वो पाबंदी क्यों करी? अब हमारे ये पेट का रोजगार चाह, उम्र तक का रोजगार चाह, बड़े बूढ़े खानदान से रोजगार है हमारा, तो ये रोजगार को लगरे लेके फिरते हैं, सरकार तंग करती है, पकड़ते हैं। दूसरी बात, किसी के लोग बाग के निकल जाते हैं, मकान में है, किसी के घर में है, तो हमारे को बुलाते हैं और हमारे को पकड़ाते हैं हमारे को। अब इतनी सहायता करने वाले हम, अरे हमारे को बंद कर दिए, तो इसको सांप को नहीं तो हम मारते हैं, नहीं इसको तोड़ते हैं, किसी को महीने रखते हैं, किसी को 1.25 महीने रखते हैं, और पीछे हमारा धंधा करके छोड़ देते हैं इसको। इसमें सांप क्या करे, सांप क्या करे। अब कौन कौन दिन है सांप को, चौड़ियों को, पटके को, तो ये पड़ा है। नहीं तो ऐसे जाके घर के आगे बैठ जाया करे, व्यंजन को दखरे खोल टिपारी और खड़ा कर दिया करे सांप को। लोग बाग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, माई टावर देखती, लुगाई बच्चे देखते हैं, तो वो पर्सन हो जाया करे, पर्सन होके और हमारी पेटा भराई आटा वाली आटा है, पैसे वाली पैसे हैं, तो वो दे दिया करे। अब ये खाली पड़े हैं, छापड़े आपड़े सब खाली पड़े हैं। हमारे परदादे हमारे बाप को सांप से पूंगी से फेरी लगा के पाल पोस के बड़ा किया, तो हमारे को हमारा बाप भी पाल पोस के फेरी लगा के बड़ा किया सफेद। अब हमारा जो धंधा था सांप का, बीन का, तो ये छीन लिया सरकार ने। किसी को नाक काटता था तो हम साथ देते, क्यों झाड़ा लगाते? झाड़ा लगा बताऊं आपको, झाड़ा लगाऊं, बिच्छू को झाड़ा बताता हूं मैं, बोल मत। काला बिच्छू को उतराना, सर्व नाला उतरू चढ़े को मारूंगा, आएगा मोर जगह से कोट के खा के चाहे उतरू बिच्छू राम दवाई। लड़ी बकरी यहाँ प्रजाति है, इसका झाड़ा बताता हूँ। हाँ, बड़ा भारी समझ में टापू में कह रहा बांको कुचा ओरंजी पात्री में सरका चढ़ा लोग की कराई पारे से मतलब नादियों खुले नादिया जिया उसने चढ़िया। सांप का झाड़ा देते हैं, बिच्छू को झाड़ा देते हैं, गोरे का झाड़ा देते हैं, कई चीज का झाड़ा देते हैं। अब तो भी हमारे को ये लोग सोच रहे पीछे रहो। कम से कम मैं 5 से 7 लाख पॉपुलेशन केवल कालबेलिया समुदाय की मानता हूँ, जबकि राजस्थान का ऑफिशियल 32 ऐसी जातियाँ उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें सांसी हैं, कंजर हैं, कालबेलिया हैं और बंजारे हैं, और भी एक आध जातियाँ हैं जो आई हैं। जब ये हालात में आज की तारीख में इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। इवन ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसमें से कोई भी सरकारी नौकरी में हो, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास 1 महीने का राशन का इंतजाम हो। सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक बड़े देश में अगर ऐसे हालात में ये लोग रह रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का सिस्टम इनके विरोध में काम कर रहा है। पानी गिलास पकड़ा पीना। सीधी घुसांगा नहीं, मांग लाया, गांव में गया मांग लाया, फचकरी रोटी फचक खलाई बाल बच्चिया ने। इतनी लेट रोटी सुबह तो आटो हो कोई नहीं यार, सुबह मांगवा ने गयो, मांग मंगाए के बस्ती में से लेके आयो, लेके अब पाछो आटो घर आयो। अब इतना बच्चा बच्ची तरस रहा कह रहा तो आगे वास्ते बनानी पड़ी इतनी लेट है रोटी। आई हूँ अभी मैं तो मांग के। अम्मा हम ये कर रहे हैं अभी मिर्च कूट के साग सब्जी तो किससे बनाए हम, इतने पैसे हुए तो आलू लावे कोई चीज़ और लावे फल अलग, इससे देख रहे लून ला के ये मिर्ची कूट के ये डाल दूँगा जो खा लेंगे बच्चे। कभी कभी हाथ लग जाती है हमारे सब, 10 दिन से 15 दिन से कभी बना लेते हैं, नहीं लगे हाथ तो हम तो ये खाली मिर्ची कूट लेते हैं। अब चाहे थोड़ा बहुत खा लेंगे, पेट दुखेगा तो वो क्यों करे क्या। चाहते की चाकरी सीत करे सुरुड्डा, राजा भोज को मोगरी भड़बूजे को मुड्डा। जो बड़े बड़े पावरफुल आदमी हैं
वो क्या बोलते हैं, और ये भीख मांगने वाले हैं, ये नाथ हैं, ये छोटी समाज के हैं, इनको अपने मंदिर में नहीं घुसने दो, बाहर निकल देते। तू तड़के से बात करके, नहीं भाई नाथ हो बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, कालबेलिए हो बाहर निकल जाओ जाओ। जैसे कोई कहता है हम बड़े आदमी राजपूत है, ब्राह्मण है, तो मैं पूछता हूँ आप बड़े हो? हाँ बड़े हैं। कहाँ किस जगह से बड़े हो? तो वो बोलते नहीं हम तो है बड़े, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय वंश है, हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को खोजा है। तो मैं पूछता हूँ मुझ में है वो तुझ में है, मेरे से अलाउ बता दे, मैं बड़ा मान लूंगा। ऊपर से पानी पिलाते हैं, हमारे घर में नहीं घुसने देते, होटल पर मटकी पर हाथ नहीं लगाने देते, तो हमारी ये जाती है हमारी कलबेलिया। हम पे चाय पीने जाते हैं तो हमारे ऊपर से चाय देते हैं। हम सरकार से कहते हैं भाई हमारे साथ ये सलूक क्यों होता है, हम भी आदमी है, हम भी आदमी, आप जैसा खून हो, हम भी वही खून है हमारे, तुम्हारे 5 आंगली हमारी 5 आंगली है, तुम्हारे बोलनी नहीं देते कहते तुम नीचे जाती है। हिंदुस्तान का संविधान भी कहता है ये एक लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी गणराज्य है। सरकार ने नीतियाँ कुछ बनाई है। हाउसिंग की सरकार की स्कीमें 2-3 तरह की है। एक स्टेट का हाउसिंग का है और एक आपका इंदिरा आवास का है। उन दोनों के लिए मूल पात्रता ये है कि आपके पास ज़मीन हो और पहचान हो तो आप ये दोनों ले सकते हैं। और ये दोनों में से कोई भी पूरी नहीं करते, ना इनके पास ज़मीन है और ना इनके पास पहचान है, तो इसके नतीजे के तौर पे इनका हाउसिंग का तो कुछ होगा नहीं। आज की तारीख में सरकार का कोई भी बेल आउट पैकेज प्लान नहीं है इन समुदायों की इन स्थितियों को एड्रेस करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन का कोई नहीं है, तो इनके राशन कार्ड नहीं बनेंगे, राशन कार्ड नहीं बनेंगे तो जो पीडीएस का वो इनको नहीं मिलेगा, इनके बच्चे स्कूल्स में नहीं जा सकते, इनके बच्चों को आईसीडीएस के अलावा इनके बच्चों का इवन मैंने जिन गाँव में काम करा शायद ही उनमें कोई ऐसी महिला थी जिसका बच्चा किसी भी सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ हो। तो अब आपने जननी सुरक्षा योजना है जिसमें आप 1400 रुपया दे रहे हैं कि आप लीजिए और सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ आपकी सुविधा होगी। तो सरकार के पास ये पता है कि इस देश में ऊँट कितने हैं, इस देश में गधे कितने हैं, इस देश में नीम के पेड़ कितने हैं, और उनसे ये पूछा जाए कि इस देश में इस तरह की जातियों की संख्या कितनी है और इस तरह के लोग कहाँ रहते हैं, वो सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। तो उनको सबको सरकार कह सकती है कि उनको सबको हम बीपीएल में मानेंगे, बीपीएल मानेंगे तो बीपीएल मानते उनको आप राशन दीजिए सस्ता वाला। ये सिस्टमेटिक अप्रोच सरकारों की यही होना चाहिए। जब आप, और आपको पता है कि इंदिरा आवास उसी को मिलता है जिसका बीपीएल है, तो जब आप बीपीएल घोषित करेंगे तो उसको इंदिरा आवास भी मिल जाएगा। जब इंदिरा आवास भी मिल जाएंगे, कॉलोनी बस जाएंगी, तो हो सकता है उसके बच्चे को आईसीडीएस में भी मिल जाएगा, बगल के किसी और में जाने का भी उसको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी कम से कम 50-60 साल बाद कुछ लोग तो होंगे कम से कम जो कहीं सरकारी स्कूल में मास्टर होंगे। लेकिन एक सिस्टमेटिक पूरा, और ये केवल सरकार करे, केवल सिविल सोसाइटी करे, केवल आम जन करे, सबको मिलके करना पड़ेगा। अगर सबको ये लगता है एकेडमिकल रिसर्च हो, एकेडमिक इन पर चर्चा हो, एकेडमिक फिगर बाहर निकल के आए, आज की तारीख में इन पर कोई फिगर नहीं है। राज्य का दायित्व है कि एक जनगणना करवाए, उसमें आपके सामने उस जनगणना में सारी इनकी सामाजिक प्रोफाइलिंग बनाई जाए। रोज़ रोज़ शहरों में जब विकास प्राधिकरण जब कॉलोनियाँ काट रहे हैं, अच्छी रहने लायक जगह पे सुंदर सुंदर भवन बना रहे हैं, तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता? तो इन लोगों को उस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। उनकी अपनी लैंग्वेज के आधार पे शिक्षा का कोई एक ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए, शिक्षा ही इनको आगे लोकतांत्रिकरण में भागीदार बना सकती है। इनको सबसे पहले इनको बसाया जाए, इनकी ज़रूरतों के मुताबिक बसाया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो इनको दे दिया जाए, इनको जो ज़रूरत है वो दिया जाए, है ना। इनको इनकी जो अपनी योग्यताएं हैं, अर्जित योग्यताएं हैं जो अभी तक, उनके आधार पर रोजगार दिया जाए। तो हम सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, मीडिया को करना पड़ेगा, हम सब लोगों को इक्विपमेंट करने पड़ेंगे। इक्विपमेंट क्या होंगे? पॉलिसीज़ बनेंगी, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ बनेंगी। उन प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जो गांव के लोग हैं
वो इम्प्लीमेंट करें, ग्राम सभाएं इम्प्लीमेंट करें, सिविल सोसाइटी इम्प्लीमेंट करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी पॉलिसीज इस तरह से करें। इनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा दी जाए जो इनके अनुरूप हो, और फिर वो उनको सारे अवसर उपलब्ध करवाए जाए। दीवाना